दोस्तों आज है 8 तारीख और लॉर्ड टेस्ट मैच शुरू होने में अब महज 2 दिन का वक्त रह गया है। ये जो टेस्ट मैच है दोनों टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो श्रृंखला है वो भी 1-1 की बराबरी पे आकर खड़ी हो गई है। इस श्रृंखला का पहला मैच इंग्लैंड ने लीड्स में जीता और इस श्रृंखला का जो दूसरा मैच एडवेस्टन बर्मिंघम में खेला गया था उसमें भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बहुत करारी शिकस्त दी और 336 रनों से इस टेस्ट मैच को अपने नाम किया। अब जो दोस्तों टेस्ट मैच का रिजल्ट आया है वो इंग्लैंड के फेवर में नहीं आया है। उसके चलते जो इंग्लैंड की टीम है वो सवालों के घेरे में आ गई है। उनकी जो स्ट्रेटजी है उस पर क्वेश्चन उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि जो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच होने वाला है उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो टीम के चेंजेस हो, प्लेइंग कॉम्बिनेशन का चेंजेस हो या फिर वेन्यू के जो प्लेइंग कंडीशन है उनका भी चेंजेस हो। क्योंकि हमने बेन स्टोक्स का बयान सुना, हमने इनके हेड कोच ब्रेंडन मैकलम का बयान सुना। दोनों के जो बयान है ना उनसे एक बात तो साफ हो गई है कि अब आपको फ्लैट ट्रैक देखने को नहीं मिलेगा, ड्राई सरफेसेस देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको कहीं ना कहीं सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशंस मिलेंगी। पिच पे आपको थोड़ी बहुत घास नजर आएगी और जो टिपिकल लॉर्ड्स का विकेट होता है जो बॉलिंग फ्रेंडली ज्यादा होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से इंग्लैंड ने जो अपना 16 सदस्यीय स्क्वाड अनाउंस किया है और उसमें जैसे गस एटकिंसन की वापसी हुई है उससे तो साफ इशारा हमको मिल चुका है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी अब टफ प्लेइंग कंडीशन खेलने को मिलेंगी और टीम इंडिया के बैट्समैन के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा कि भाई यहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं। जैसे 2 टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने, अगर सेम वैसा ही परफॉर्मेंस टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने लॉर्ड्स में भी दोहरा दिया तो आप मान के चलो कि जो लॉर्ड्स टेस्ट मैच है ना ये भारतीय टीम की झोली में है, जिसे वहां से कोई भी नहीं छीन सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि लॉर्ड टेस्ट मैच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या बदलाव इंग्लैंड के खेमे में देखने को मिलेंगे, क्या बदलाव दोस्तों टीम इंडिया कर सकती है और क्या प्लेइंग कंडीशन रहने वाली है और क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी टीम इंडिया से और इंग्लैंड की तरफ से, हर एक चीज पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो रेड बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर दो, बेल का आइकॉन आ रहा है उसको भी प्रेस कर दो ताकि हमारे जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी, इस अपने वीडियो की आज की। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोस्तों लॉर्ड्स का मैदान है ना उसकी पिच की, कि भाई लॉर्ड्स पे क्या प्लेइंग कंडीशन रहती है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो टिपिकल लॉर्ड्स का मैदान है ना उसमें दोस्तों आपको जो प्लेइंग कंडीशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बॉलर फ्रेंडली दिखाई देती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, वहां पर ना एक स्लोप है। तो जो बॉलिंग टीम उस स्लोप का सही ढंग से इस्तेमाल कर ले गई उसको कहीं ना कहीं दोस्तों एडवांटेज होता है यहाँ पे। पिच कंडीशन की अगर आप बात करोगे तो जो पिच है लॉर्ड्स के मैदान की वहां पे आपको सिग्निफिकेंट हेल्प देखने को मिलेगी बॉलर्स को शुरुआत में। शुरुआत से मेरा मतलब है पहले दूसरे दिन तक, यार सेशन वाला काम भी नहीं होता है, पहले दूसरे दिन बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद तीसरे चौथे दिन थोड़ी बहुत जो कंडीशन है वो बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है। इसका जो हमें नतीजा है वो देखने को मिला था जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो अभी फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। उसमें हमने देखा था कि भाई जो बॉलर्स थे उन्होंने कितना डोमिनेटिंग प्रदर्शन किया था। इनफैक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो भी कोई बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं था। जैसे भी 2 टेस्ट मैचेस में हमने रन बनते हुए देखे ना, 500 600, एक में चेज होते हुए देखा 400 और दूसरी टीम 500 बना रही है, 600 बना रही है। वैसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 300 सवा 300 के आसपास घूमता हुआ ही मैच देखने को मिलेगा। अनटिल अनलेस कोई टीम बहुत खराब बॉलिंग कर दे या फिर किसी का बैटिंग ब्रिलियंस निकल के आ जाए, वो एक एक्सेप्शन की बात होती है। और हाँ, जो भी टीम यहाँ पे दोस्तों टॉस जीतेगी वो कोशिश करती है कि वो पहले बॉलिंग करे, क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली जो कंडीशंस होती है ना उनका यूटिलाइजेशन करना हर टीम चाहती है। और उसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो थोड़ी सी कंडीशन बैटिंग के लिए बेटर होती है। तो जो भी टीम फोर्थ इनिंग में बैटिंग करेगी उनको यहाँ पे एडवांटेज होता है, इसलिए टीमें अक्सर यहाँ पर पसंद करती हैं टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना। जो मैंने स्लोप की एक बात करी है दोस्तों, जो जो ये वेन्यू है ना थोड़ा सा स्लोपी है। यहाँ पे एक साइड थोड़ी सी नीचे है, एक साइड थोड़ी सी ऊपर है, एक ढलान बनती है। तो उस ढलान का जिस बॉलिंग टीम ने अच्छे से यूटिलाइजेशन कर दिया उसको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। और ये हमको दोस्तों देखने को मिला था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। अब दोस्तों ये जो वेन्यू है इस पे इंडिया के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी तक इंडिया कुल मिला के इस वेन्यू पे दोस्तों 19 टेस्ट मैच खेल चुका है, जिसमें मात्र 2 टेस्ट मैच में उसको जीत हासिल हुई है। 12 जो टेस्ट मैच है वो इंडिया टीम हारी है और 3 टेस्ट मैच यहाँ पे दोस्तों ड्रॉ कराने में टीम इंडिया जो है वो कामयाब रही है। सॉरी, 5 टेस्ट मैच यहाँ पे ड्रॉ कराने में इंडिया कामयाब रही है। बस एक पॉजिटिव चीज इंडिया के साथ है, जो लास्ट टेस्ट मैच यहाँ पे इंडिया ने खेला था वो खेला था 2021 का तौर पे और उसमें टीम इंडिया को जीत हासिल हुई थी। यहाँ पे शानदार प्रदर्शन किया था मोहम्मद सिराज ने,
केएल राहुल की यहाँ पे दोस्तों सेंचुरी आई थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने इंग्लैंड को यहाँ पे हराया था और लॉर्ड्स के मैदान पे अपनी दूसरी जीत हासिल करी थी। अब जिस हिसाब से टीम इंडिया खेल रही है, जो ऐतिहासिक जीत पिछले टेस्ट मैच में जीत के आ रही है, अगर सेम परफॉर्मेंस हमने रेप्लिकेट कर दी तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई 20 मैचों में हमारी तीसरी जीत भी हो जाए और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में जो हमारी टीम इंडिया है वो 1 पॉइंट से बढ़त पे आ जाए टेस्ट मैच की, और ये जो आंकड़ा 1-1 पे चल रहा है ये 2-1 पे हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। ओवरऑल देखिए जो कंडीशंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगी और हमको ना थोड़ा सा ढलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो कंडीशंस हमें इंग्लैंड में मिली हैं वो थोड़े इंग्लैंड से परे थी। इंग्लैंड टीम ने शायद थोड़ा ज्यादा सोच लिया, टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को ज्यादा हल्के में ले लिया, जिसके चलते यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स देखने को मिल गए। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड इतिहास में शायद ही कभी इतने फ्लैट ट्रैक हमें इंग्लैंड में देखने को मिले थे। प्लस जो इंग्लैंड की बॉलिंग है उसने बहुत ज्यादा निराश किया है, और इतनी हल्की बॉलिंग हमें आज तक इंग्लैंड की तो देखने को नहीं मिली। जमाना था भाई जब इस टीम में आपके जेम्स एंडरसन हुआ करते थे, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, लियाम प्लंकेट थे, फिर जोफ्रा आर्चर ने आके धमाल मचाया, मार्कवुड होते थे। बट अभी जो टेस्ट मैच में बॉलिंग देखने को मिली है इंग्लैंड की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहरहाल जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 होने वाली है ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है इंग्लैंड का प्लेइंग 11, वो आज या कल में अनाउंस कर देगी इंग्लैंड की। बट जो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 इंग्लैंड का हो सकता है तो उसमें हमें मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो 2 चेंजेस बेसिकली हैं वो होंगे दोस्तों, ब्राइडन कार्स और जॉस टंग को बाहर बैठाया जाएगा। उसके पीछे के 2 कारण हैं। पहली, उनकी परफॉर्मेंस जो 2 टेस्ट मैच में आई है वो उतनी खास नहीं आई है। दूसरा, 2 टेस्ट मैच में ना रिग्रेस बॉलिंग करी है और टीम इंडिया ने जिस हिसाब से मेहनत करवाई है पिछले टेस्ट मैच में इनसे, मतलब पूरे पूरे दिन बॉलिंग करवाई है, जिसके चलते जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि इन बॉलर्स को रेस्ट दिया जाए और टीम में गस्ट एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर आपको खेलते हुए नजर आए। अभी जो टीम है वो रहने वाली दोस्तों, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जोरू, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर। यहाँ पे एक चेंज और हो सकता है कि मे भी अगर थोड़े जो कंडीशंस है वो पूरी तरह से पेस फ्रेंडली हुई, स्पिनर की ज्यादा भूमिका यहाँ पे होने वाली ना तो हो सकता है कि दोस्तों शोएब बशीर को रेस्ट दे दिया जाए और जॉश टंग और ब्राइडन कार्स में से कोई आपको खेलता हुआ दिख जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि ब्राइडन कार्स, जॉश टंग और शोएब बशीर तीनों को रेस्ट दे दिया जाए और गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर और जेमी ओवर्टन को टीम का हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि जेमी ओवर्टन बॉलिंग ऑलराउंडर है और इंग्लैंड को कहीं ना कहीं लॉर्ड्स पे एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जितना लीथल बॉलिंग अटैक इंडिया का अब नजर आया है सेकंड टेस्ट मैच में बिना जसप्रीत बुमराह के, तो सोचिए अगर इस लीथल कॉम्बिनेशन में जसप्रीत बुमराह ऐड हो जाएंगे और थोड़ी सी भी कंडीशन बॉलिंग फ्रेंडली मिल जाएगी तो कितने घातक हो सकते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए। अब इंग्लैंड ना दोहरी उसमें फंस गया है। पहला कि अगर वो फ्लैट ट्रैक देता है तो इंडियन बैट्समैन उसको इस कदर कैपिटलाइज करते हैं कि भाई इंग्लैंड एकदम साइडलाइन हो जाता है। और अगर वो सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशन ज्यादा बना देता है तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप अब इस कदर कैपेबल हो गई है कि अगर बर्मिंघम जैसे ट्रैक पे इंडियन बॉलर्स इस कदर परफॉर्मेंस दे दी है उन्होंने कि अगर तीसरी बार भी इंग्लैंड को ऑल आउट करना होता ना तो वो बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड को बर्मिंघम के उस मैदान, एजबेस्टन के मैदान में तीसरी बार भी ऑल आउट कर देती। तो सोचिए लॉर्ड्स का मैदान तो फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली होगा, तो वहां पे क्या हाल होने वाला है इंग्लैंड के बैट्समैन का। तो ये डर भी इंग्लैंड के साथ होगा। मगर इंग्लैंड ने ना यहाँ पे अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, अपने हुकुम के जो इक्का जिसे बोलते हैं उसे स्क्वाड में शामिल कर लिया दोस्तों, और वो है गस्ट एटकिंसन। गस्ट एटकिंसन जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टेस्ट मैच उन्होंने खेला था उसमें हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर हो गए थे। उसके बाद पहले 2 टेस्ट मैच वो नहीं खेल पाए, बट अब वो फिट है और उनको डायरेक्टली स्क्वाड में डाल लिया गया है। और मैं लिख के आपको दे सकता हूँ कि गस्ट एटकिंसन आपको प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए नजर आएंगे। इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, इतने कॉन्फिडेंस दोस्तों मैं इस बात को इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि गस्ट एटकिंसन के जो आंकड़े हैं ना वो इस वेन्यू पे मतलब वाकई में काबिले तारीफ है। और एक चमत्कारी आंकड़े जिसे बोलते हैं ना, मतलब बेहतरीन में से बेहतरीन आंकड़े, वो आंकड़े हैं गस्ट एटकिंसन के लॉर्ड्स के इस मैदान पे। 2 मैचेस गस्ट एटकिंसन ने खेले हैं दोस्तों लॉर्ड के इस मैदान पे, और 2 मैच में उनके नाम 19 विकेटें हैं और 10.94 की एवरेज है। भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में 10.94 की एवरेज और 2 टेस्ट मैचेस में 19 विकेटें काबिले तारीफ है। प्लस बैटिंग एवरेज इनका देखिए 44 का है इस वेन्यू पे, और इस वेन्यू पे इनका एक शतक भी है, यानी कि 2 टेस्ट मैच, 1 सेंचुरी, 19 विकेटें, 44 का बैटिंग एवरेज, 10.94 की बॉलिंग एवरेज, प्लस 150 प्लस की स्पीड भी ये छूते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 150 प्लस की गेंद जब अगर स्विंग करती हुई आएगी
तो इंडियन बैट्समैन को कहीं ना कहीं चैलेंज तो देंगे। और जो कमी पेशी नजर आ रही थी इंग्लैंड की पेस बॉलिंग में, उसका जो वो एक लूप होल है ना, उसको कहीं ना कहीं ये फिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक जिस हिसाब से इनमें जो कैलिबर है। प्लस चोपड़ा आर्चर की भी वापसी हो सकती है इस टेस्ट मैच में। और ब्रेंडन मैकुलम के इंटरव्यू के बाद से तो लग रहा है कि भाई बिल्कुल जोफ्रा आर्चर आपको प्लेइंग 11 में डायरेक्टली खेलते हुए इस टेस्ट मैच में तो दिखाई देने वाले हैं। फिर एक तरफ से गस्ट एटकिंसन, एक तरफ से जोफ्रा आर्चर भी 140 से 150 के बीच की पेस रखते हैं, गस्ट एटकिंसन भी सेम पेस से बॉल करते हैं, और वहां से बॉल थोड़ा बहुत भी हरकत करेगा तो टीम इंडिया के बैट्समैन को डेफिनेटली दिक्कतें तो आने वाली हैं। तो क्वाइट चैलेंजिंग कंडीशंस होंगी इंडियन बैट्समैन के लिए भी, और इंग्लैंड के लिए भी चैलेंजिंग होगा। और घूम फिर के अगर मैं साफ शब्दों में कहूं, एक बेहतरीन मुकाबला और एक कांटे की टक्कर हमको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इंग्लैंड की बैटिंग की अगर आप बात करोगे तो बैटिंग ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अगर आप एक बार को जो रूट और बेन डकेट को थोड़ा सा लीनियंसी भी दे दे कि भाई चलो उनका एक मैच खराब गया है, बट जैक क्रॉली दो टेस्ट मैच में वो बिल्कुल भी अपने कैलिबर पे नहीं खेले हैं, बिल्कुल उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आया जैक क्रॉली। तो कहीं ना कहीं अगर इंग्लैंड एक कोई बैट्समैन के बारे में सोचना चाहे तो हो सकता है भाई जैक क्रॉली को ड्रॉप करके मे बी आप जेकब बेथल के साथ जा सकते हो, ऑलरेडी वो आपके स्क्वाड में मौजूद हैं। वो तो खैर वक्त आने पे पता चलेगा। बाकी जो बैटिंग है उनकी ठीक है, ओली पोप की भी सेंचुरी आई थी, हालांकि पिछला जो टेस्ट मैच था वो ठीक नहीं रहा, बट इतना मार्जिन तो देखिए दिया जाता है। हैरी ब्रूक के बल्ले से अच्छी रन निकल रहे हैं, अच्छी बैट से बॉल निकल रही है। जेमी स्मिथ एक एक्स फैक्टर साबित हुए हैं पिछले मैच में, तो मतलब गदर ही काट दिया था इन्होंने, ऐसा लग रहा था कि भाई इनको आउट करने वाली बॉल ही नहीं बनी है टीम इंडिया के पास। जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, पहली इनिंग में 180 प्लस का स्कोर, दूसरी इनिंग में 70 प्लस का स्कोर, वो तो आकाशदीप का ब्रिलियंस था जिसके चलते उनकी विकेट आ गई। अदरवाइज लग रहा था कि भाई एक और सेंचुरी जेमी स्मिथ के बल्ले से आने वाली है। तो ओवरऑल अगर आप इंग्लैंड के स्क्वाड पे नजर मारोगे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड का स्क्वाड अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है गस एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर के टीम में आने के बाद। अगर जो इंग्लैंड प्लेइंग 11 अपनी घोषित करेगा उसमें यही दो बॉलर आपको नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लैंड का स्क्वाड है ना, वो पहले से तो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देगा इंडिया की बैटिंग लाइनअप के सामने। बट अगर शोएब बशीर की जगह पे जेमी ओवर्टन या ब्रायडन कार्स में से कोई एक और खेलता है, तो फिर आप मान के चलो जो कंडीशंस है वो पूरी तरह से आपको पेस फ्रेंडली और सीम फ्रेंडली मिलने वाली हैं। उसी हिसाब से टीम इंडिया को आगे चल के प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड अभी एक दो दिन में घोषित कर देगा, क्योंकि उसने एक अपना लेगेसी सी बना रखी है, बोलते नहीं भौकाल मेंटेन करना कि भाई हम तो चौड़ में एकदम 2 दिन पहले ही अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर देंगे, तुम करो तैयारी, फिर होगी आर पार का मुकाबला वाला कुछ हिसाब रहता है इंग्लैंड की टीम का। तो अब बात कर लेते हैं जरा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर भाई, कि इंडिया के क्या सिनेरियो रहने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। अब इसमें मैं आपको एक दो और चेंजेस बताऊंगा। देखिए अभी जो पिछले मैच प्लेइंग 11 खेली थी उसमें हमने वॉशिंगटन सुंदर को एज अ एक्स्ट्रा कुशन रखा था, क्योंकि एक एज अ बैट्समैन प्लस एक स्पिनर हमें मिल जाता था, जिसका यूज हमें मिला कि पहली इनिंग में जो 42 रनों की इन्होंने पारी खेली, 140 प्लस की पार्टनरशिप लगाई शुभमन गिल के साथ, उसके चलते हम इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाए। फिर सेकंड इनिंग के लास्ट डे पे जो लंच से ठीक वाले बेन स्टोक का विकेट उन्होंने निकाल के दिया, तो उनका इंपैक्ट रहा इस टेस्ट मैच में। मगर लॉर्ड्स के मैदान में अगर कंडीशन पेस फ्रेंडली होती हैं तो वहां पे मेरे ख्याल में वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 में जगह शायद ना बना पाए, क्योंकि इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर को मौका इस वजह से मिल गया था क्योंकि ड्राई सरफेस था, ड्राई कंडीशंस थी, और वॉशिंगटन सुंदर अच्छे खासी स्पिन बॉलर हैं और अच्छी खासी स्पिन करा लेते हैं, जिसके चलते उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई थी। बट अगर प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से टीम इंडिया प्लेइंग 11 अपनी बनाती है तो उसमें मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर को जगह नहीं मिलती है। और दूसरा दोस्तों, ध्रुव जुरेल, पेस फ्रेंडली कंडीशन है, स्विंग होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो टॉप ऑर्डर है उसको थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है इनिशियली। तो खुदा ना खास्ता अगर इनिशियल में शुरू के 2-3 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो हमें 6 नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो प्रॉपर बैट्समैन हो, लंबी इनिंग खेलना जानता हो और सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशन से घबराए नहीं, और थोड़ा सा ना एक एंड संभाल के रखे ताकि शुभमन गिल, ऋषभ पंत या रविंद्र जडेजा उनका साथ दे सके। तो ऐसे में आप ना ऑलराउंडर जो कि मतलब स्टैब्लिश नहीं है उनको लेकर रिस्क नहीं ले सकते। जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को लास्ट मुकाबले में मौका दिया गया था तो वो खरे नहीं उतरे, प्लस वॉशिंगटन सुंदर स्पिन ऑप्शन है तो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए ध्रुव जुरेल एक कंप्लीट बैट्समैन इंडिया को लेकर चलना चाहिए। अगर आप ध्रुव जुरेल को अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहे हो तो कम से कम आपको साई किशोर,
साई सुदर्शन को एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पे हमें बॉलिंग मजबूत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉलिंग हमारी ऑलरेडी मजबूत है। बैटिंग में थोड़ा फोकस करना है कि बैटिंग थोड़ी सी डेप्थ में हो और ऐसे बैट्समैन हो जो प्रॉपर बैट्समैन हो। तो इस हिसाब से मैंने जगह दिया ध्रुव जुरेल को। प्लस नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे यहाँ पे आएंगे ध्रुव जुरेल, और वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे हम वापस से बैक करेंगे शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि लॉर्ड्स का मैदान ना पेसर्स को हेल्प देगा। यहाँ पे शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग और थोड़ी बहुत बैटिंग हमें कहीं ना कहीं एडवांटेज दे सकती है। प्लस वापसी हो जाएगी दोस्तों जसप्रीत बुमराह की, फिर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। अनफॉर्चुनेटली प्रसिद्ध कृष्णा शायद प्लेइंग 11 में जगह ना बना पाए, बट इंडिया अगर थोड़ा सा बोल्ड मूव लेगा, थोड़ा सा रिस्क लेगा, तो हो सकता है कि आपको प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा के साथ खेलते हुए दिखाई दे जाए। ये थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड मूव हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि भाई ध्रुव जुरेल को जगह ना मिले, टीम नीतीश कुमार रेड्डी के साथ ही स्टिक करे। बट वॉशिंगटन सुंदर की जगह तो मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में बनेगी, अनटिल अनलेस कि भाई इंग्लैंड फिर से एक बार फ्लैट ट्रैक बना दे जाके लॉर्ड्स में, तो बात अलग है, क्योंकि वो करेगा नहीं। उसके अलावा तो भाई जो भी सिनेरियो बन रहे हैं ना, वो बस घूम फिर के दोस्तों यही बन रहे हैं कि आपकी टीम इंडिया जो है वो 3 फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और एक स्पिनर के साथ लॉर्ड्स पे जाने वाली है। क्योंकि लॉर्ड्स का जो मैदान है, जो इसका इतिहास बताता है, जहां पे बहुत हाई स्कोरिंग गेम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा होगा तो किसी एक इनिंग में कोई टीम 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी। बाकी उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि इस वेन्यू पे बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस आपको देखने को मिले। बट फिर भी भाई जिस हिसाब से टीम इंडिया के बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, या जिस हिसाब से इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच है, कहा कुछ नहीं जा सकता श्योरिटी के साथ। बट फिर भी ये जो चेंजेस है ना, ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और वो उस पर क्लैरिटी तब और आएगी जब प्रॉपर एक हमें पिच की जो है फोटोज निकल के आ जाएंगी, थोड़े से हिंट मिल जाएंगे, वेदर का अंदाजा लग जाएगा। वो 9 तारीख तक तो हमें पता चल जाएगा, तो उसके बारे में हम तब बात कर लेंगे। बट फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन यही है कि भाई टीम इंडिया मोस्टली एक स्पिनर और 4 पेसर्स के साथ जाएगी। फिर उसमें चाहे 3 जेन्युइन पेसर हो, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, या फिर 4 के चारों जेन्युइन पेसर और एक रविंद्र जडेजा के रूप में बैटिंग ऑलराउंडर होगा, तो कहीं ना कहीं काम कर जाएगा। बाकी टॉप ऑर्डर को थोड़ा यहाँ पे संभल के खेलना पड़ेगा। मे बी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा काउंटर करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा डिफेंस मोड में चले जाओगे ना लॉर्ड्स के मैदान पे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी विकेटें खो दोगे। जिसका साफ उदाहरण अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखो, उसमें देखने को मिलेगा। उस्मान ख्वाजा ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे, आउट हो गए, चले गए। साउथ अफ्रीका जब पहली इनिंग में आई थी साउथ अफ्रीका, तो वो भी जो साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका, हाँ, साउथ अफ्रीका जब पहली इनिंग में खेलने आई थी, तो वो एकदम डिफेंस मोड में चली गई थी, तो जल्दी ऑल आउट हो गई, 132 पे शायद ऑल आउट हो गई थी। बट सेकंड इनिंग में जब वो रन चेस करने आई थी, तो उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली थी, पॉजिटिव क्रिकेट खेली थी, और रन बनाने को देख रहे थे, ज्यादा डिफेंस नहीं कर रहे थे। जहां सिंगल मिला था सिंगल ले रहे थे, जहां बाउंड्रीज की अपॉर्चुनिटी थी वहां बाउंड्रीज मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से भी खेलना पड़ेगा टीम इंडिया को। और अगर थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और जो एक विनिंग जो अपने दिमाग में साइकोलॉजी लेके आ रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट लेके आ रहा है, उससे टीम इंडिया खेलेगी, पॉजिटिव अप्रोच से खेलेगी, तो ये मैच हम डेफिनेटली जीतेंगे। और लॉर्ड्स को जो अभी तक 2 मैच जीते हैं, वो 3 हो जाएगा, और इस सीरीज में हम लोग 2-1 की बढ़त भी प्राप्त करेंगे। अब बस इंतजार रहेगा कि दोस्तों इंग्लैंड कब अपनी प्लेइंग 11 घोषित करता है। उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि भाई किस हिसाब की हमें पिच मिलने वाली है। और मुझे जहां तक लगता है कि शायद शोएब बशीर ये टेस्ट मैच ना खेलें, मे भी, क्योंकि देखिए स्पिन का अगर आप वहां पे यूटिलाइजेशन नहीं है, मतलब हेल्प स्पिनर्स को ज्यादा नहीं है, तो फिर थोड़े बहुत जो पार्ट टाइमर से काम है वो तो इंग्लैंड की टीम में जो रूट और हैरी ब्रूक भी कर लेंगे। वो तो खैर जब इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आएगी तब पता चलेगा। बहरहाल ये पूरा सिनेरियो है टीम इंडिया का। टीम इंडिया के आंकड़ा, रिकॉर्ड, हर चीज पे हमने बात कर ली है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, लॉर्ड्स पे होने वाले टेस्ट मैच के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करिएगा।